से जुड़े जटिल सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अब हमारे आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट यतेंद्र खेमका जी। खेमका जी, बुरा न मानो टैक्स है कि इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली काफ़ी शानदार रही होगी और पूरे देश में काफ़ी एक जश्न का माहौल देखने को मिला, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं। कैसा लग रहा है आपको आज के कार्यक्रम में आकर के, और इस संवत से क्या कुछ उम्मीदें हम करें आने वाले दिनों में? धन्यवाद सुपुल जी, इस उत्सव के मौके पर आपने मुझे आमंत्रित किया और जो टैक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं और खास तौर से जो आपने धन अर्जित किए हुए हैं उसकी कैसे सक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस विषय पे आज आप चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है और पूरे देश में 3 साल के बाद बड़ा हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनी है, तो मेरे ख्याल आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। चलिए, आज का जो विषय है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करने वाले हैं विरासत में मिली जो प्रॉपर्टी मिलती है उस पर कब टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचाया जाए, आगामी बजट में आम आदमी को क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं, बजट से क्या कुछ उम्मीदें करें, इन तमाम विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो ये होगा कि जीएसटी कानून को लेकर के कि विरासत में संपत्ति किन तरीकों से एक तो मिलती है और इसको लेकर के आयकर का जो कानून है वो क्या कुछ कहता है। देखिए, विरासत में जो हिंदूज हैं और हिंदूज में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है जी, उसे इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी उसके अनुसार हिंदुओं को मिलती है। और हिंदू में जैन, बुद्ध और जो हिंदू दूसरे हैं वो सब लोग इंक्लूड होते हैं इसके अंदर जी। तो बाकी जो ईसाई हैं या और दूसरे लोग हैं जी, वो अलग अलग, जैसे मोहम्मदन हैं वो सीरियत लॉस के हिसाब से गवर्नड होते हैं और ईसाई और दूसरी कम्युनिटीज अदर देन हिंदू वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से गवर्नड होती है। तो ये 3 माध्यम बेसिकली हैं। और हिंदू सक्सेशन एक्ट की जब हम बात करते हैं, या तो आप कोई बिना विल बनाए कोई भी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो सीधा का साधा, और वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति विल बना देता है, हिंदू है और कोई भी व्यक्ति विल बना देता है तो वो सीधा इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है जो विल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन विल कैसी हो, किस तरह से लिखी जाए, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ये ऐसा नहीं है कि हम गूगल पे सर्च करके या कहीं भी किसी से भी टाइप करवा के कोई विल लिख ले। जब हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो फिर आगे हमारे जिनके लिए हमने वो विल लिखी गई है उनमें आपस में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, उस विल को चैलेंज किया जाता है, उसकी वैलिडिटी के ऊपर इश्यूज आते हैं और कोर्ट में अगर कुछ में खामियां पाई जाती है तो उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है और फिर वापस हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आ जाते हैं जी। साथ में अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर जी अब दूसरा प्रश्न यहाँ जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, और जो भी विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है अगर उसको एक तरीके से दी जाए तो वो जब मिल रही है उस समय कोई टैक्सेशन नहीं लगता। हाँ, कोई स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है या और कोई उस पर डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं या और कुछ चीज करवानी है तो उसके पैसे जरूर लग सकते हैं। अदरवाइज कोई टैक्सेशन, इनकम टैक्स जहां तक बात है उसका कोई इसमें एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंसेस्टर कोई टैक्स नहीं लगता। चलिए, आपने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी पर ऐसे कोई टैक्स नहीं लगता अगर विरासत में मिल रही है, उस समय जो है कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन विरासत में प्रॉपर्टी मिलने पर जो प्रॉपर्टी मिल रही है अगर उससे कोई आय भी हो रही है, चाहे वो किराए के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, क्या फिर उस पर कोई टैक्स लगेगा? और अगर वो टैक्स लगेगा तो किस तरीके से लगेगा वो? अगर आपके हाथ में कोई प्रॉपर्टी है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपके पेरेंट्स ने करके आपको दे दिया है और आपके नाम में कर दिया तो उससे होने वाली इंटरेस्ट की इनकम आपकी मानी जाएगी। और अगर आप माइनर हैं तो पेरेंटल, अगर जब तक जिंदा है तो पेरेंट्स की मानी जाएगी। अगर गिफ्ट के रूप में आपको मिली हुई है उसमें तो वो पेरेंट की प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगी। अगर विल के थ्रू या सक्सेशन के थ्रू मिली हुई है तो आपकी इनकम होगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा उसमें। और इसी तरह से अगर सपोज कोई शेयर्स मिले हैं या कोई
इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है और उससे कोई रेंटल इनकम हो रही है या शेयर से कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो आपकी अपनी इनकम है और उस पर टैक्सेशन लगेगा। और जब उन प्रॉपर्टीज को आप बेचते हैं या शेयर्स को बेचते हैं, जी। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा भी कैपिटल गेन होगा, लेकिन वो कैपिटल गेन और उसकी कॉस्ट प्रीवियस जो ओनर की कॉस्ट है वो मानी जाएगी, उसके हिसाब से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने का प्रावधान इनकम टैक्स। अब कैपिटल गेन का आपने जिक्र किया, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन होता है अगर हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, और इसको बचाने के भी कोई विकल्प हैं क्या? क्या इन पैसों को, इस टैक्स को हम बचा सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपका मकान है जी। तो, या किस तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपने उसको बेच दिया है और उससे कैपिटल गेन हुआ है और आपके पास वो दूसरा घर ले लेते हैं, तो उसका जो कैपिटल गेन है वो इनकम टैक्स की धाराओं के अनुसार बच सकता है। या आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं एक टाइम शेड्यूल के अंदर, तब भी आपका कैपिटल गेन बच सकता है आपकी। और दूसरी और कोई कैपिटल गेन एसेट है जिसमें कैपिटल गेन होता है, तो उसके अगेंस्ट भी अगर आप मकान लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं और आप, तो आपका कैपिटल गेन बच सकता है। जहां तक शेयर्स की है, वो भी शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स अगर आप बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो आपको 1 साल के अंदर 1 लाख तक की छूट है और उसके ऊपर 10% का टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। और दूसरे अनलिस्टेड शेयरों के केस में आपको 20% का टैक्सेशन देना पड़ेगा और उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट उस केस में आपको मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर अगर हम किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची और उससे जो आय हुई है, तो उन पैसों को जो है अगर कहीं और निवेश कर दें, कहीं और दूसरा घर ले लें, तो फिर ये टैक्स को बचाया जा सकता है। हाँ, उसके अन्य अन्य विकल्प हैं। अगर कोई डिटेल में, जैसे मैंने 2-3 विकल्प आपको बताया, अगर क्या चीज है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, वो फिर विस्तार से चर्चा करने का विषय है। ठीक, इस पर हम अलग से कार्यक्रम करके आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि जो विरासत में मिली संपत्ति है उससे जो हमको कैपिटल गेन टैक्स में अगर हम उसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, तो फिर क्या होगा? और क्या आयकर विभाग इसके लिए नोटिस जारी कर सकता है, पूछताछ कर सकता है क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हमको लगता है कि अगर नहीं भी दिखाएंगे तो क्या होगा, सरकार को कैसे पता लगेगा कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है? अगर बहुत लोग कैश में डील कर लेते हैं, तो कैसे, क्या सलाह रहेगी उन तमाम लोगों के लिए आपको? नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको विरासत में मिली है, जब विरासत में मिली है उस समय आपको दिखलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसका कोई ना, परंतु एक जैसे 50 लाख से ऊपर के इनकम जिनकी है, उनको अपनी एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन देनी है, तो उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो अपना डिस्क्लोजर करें उन प्रॉपर्टीज का। लेकिन हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी उसकी इनकम, आजकल क्योंकि कोई भी शेयर्स की ट्रांजैक्शन है या कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है आजकल जनरेट होती है, उसमें आप कहीं ना कहीं वो दिख जाएगी और उस पर या कहीं टीडीएस कट जाएगा। तो बड़ा मुश्किल है आजकल कि आप कैश में कोई ट्रांजैक्शन कर लें और टैक्स देने से बच जाए। तो और मैं किसी को भी सलाह भी नहीं दूंगा, आप अपना जो भी प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है वो आपके लिए फ्री बराबर है, उससे कैपिटल गेन जो भी हो रहा है या कोई भी कम हो रही है उस पर अपना ड्यू टैक्सेस दें और आराम की नींद सो। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरा था उसमें ये भी था कि अगर मान लीजिए मिस हो गया, लापरवाही में मिस हो गया कि प्रॉपर्टी बेची, उसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया, तो आगे कैसे कंपनसेट कर सकते हैं उसको? अगर आपको विद इन सेम असेसमेंट ईयर दिसंबर तक पता लग सकता है तो आप उसको अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद पता लग सकता है और तो आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का प्रावधान हमने पहले समझाया अपने दर्शकों को। तो आप 1 साल में अपडेट करेंगे तो अपनी टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट प्लस 50% उस 25% पहले ईयर में और 50% दूसरे ईयर में जो भी आपके एडिशनल इनकम आप दिखला रहे हैं, जो रह गई है दिखलाने में, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। परंतु फिर भी आपको काफी सहूलियत है उससे।
विरासत और प्रॉपर्टी और टैक्स, इन तीनों विषयों पर हमने कई सारे सवाल आपसे किए। कुछ ऐसे बिंदु जो आपको लगता है कि छूट गए हों, या फिर लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें विरासत में कोई संपत्ति मिल रही है? अब जो भी तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए कोई सलाह? देखिए, कोई भी चीज विरासत में मिल रही है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिससे मिली है, उसके कागजात कि आपको विल के माध्यम से मिली है या सक्सेशन के माध्यम से मिली है, तो जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो संभाल के रखें। जी। और जब भी आप उसको बेचें तो उसकी कॉपी भी आप संभाल के रखें, अगर ओरिजिनल कहीं देनी पड़ती है, जिससे कि कल को इनकम टैक्स में कहीं भी दिखलाना पड़े तो आप उसको अपने जेन्युइन उस सोर्स के माध्यम से, क्योंकि उसमें ज्वेलरी भी हो सकती है। ज्वेलरी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई बार आपको पता नहीं लगता, मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर विल हो उसकी जी। ऑथेंटिकेटेड कि ये विल है, या अगर विल नहीं होती, बहुत सारे केसेस में इनहेरिटेंस में हो जाती है, तो कोई विटनेस क्रिएट करके उसका डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए, तो एक वो बहुत बड़ा इश्यू रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कल को प्रश्न पूछ सकता है जब आप उसको बेचेंगे तो, और उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत है ज्वेलरी के केसेस में। तो कोशिश करें कि आपके प्रीवियस जो भी आपके ओनर है, जिन्होंने आपको जिनसे आपको इनहेरिटेंस में मिली है, कि उनके डॉक्यूमेंट को सर्च करके उसकी जेन्युइननेस ओनरशिप को के डॉक्यूमेंट आप ले लें, जिससे कि उनकी ओनरशिप प्रूव हो जाएगी तो आपकी ओनरशिप प्रूव हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के मन में विरासत को, संपत्ति को लेकर के, उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर के जो भी शंकाएं होंगी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई होंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब बजट आने वाला है, उसको लेकर के अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और सरकार ने इसको लेकर के तमाम सुझाव भी मांगे हैं, टैक्स को लेकर के खासतौर से। पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर के क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? क्योंकि लगातार सरकार की आमदनी बढ़ रही है, 80C की लिमिट पर या फिर टैक्स स्लैब में किसी तरह के परिवर्तन का कोई संकेत आपको नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि बहुत पहले अरुण जेटली जी ने इस बारे में इशारा किया था जब वो वित्त मंत्री थे, लेकिन तब से अब तक उस बारे में फिर चर्चा ही नहीं हुई। क्या कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं? अब ये ना, पूरा वर्ल्ड बड़ी तकलीफों से गुजर रहा है, और अगर एक तरफ टैक्सेशन के रूप में आमदनी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे को दूसरे रूप में उसको घटते हुए भी हम देख रहे हैं। साथ में हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लो भी इस समय ज्यादा है, पूरा अनसर्टेनिटी का माहौल है, और गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा देने के लिए ऑलरेडी हम फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट है उससे ऊपर चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, हाँ ये रिलीफ जरूर देना चाहिए। मैं बार बार आपके माध्यम से भी कह चुका और दूसरे माध्यमों से भी कह चुका कि जो 5 लाख तक की इनकम है, उससे ऊपर जो भी इनकम बने उस पे मार्जिनल टैक्सेशन होना चाहिए। ये नहीं कि 1,00,000 भी इनकम है तो आप उसमें 12.5 प्लस 1,000 पे जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करके पूरा का पूरा नहीं। मेरा ये मानना है अगर 5,01,000 की इनकम होती है तो आपको 1,000 से ज्यादा का टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसीलिए तो जब तक ये ब्रेक इवन नहीं आता, वो आपको मार्जिनल रिलीफ टैक्स पेयर को देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ऐसा करने से कम 10,000 करोड़ का टैक्सेशन जो नील की रिटर्न भरते हैं, इस कारण से बिना टैक्स दिए रिटर्न भरते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे और वो आपको 5,000 से लेकर 10-20,000 तक का टैक्स देंगे। तो मेरी सबसे ज्यादा ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट से और फाइनेंस मिनिस्टर से कि इसको इम्प्लीमेंट करें।